हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलके शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। तो आपने सबने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका के अंदर ये बोल दिया कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे वो कहीं न कहीं सही नहीं है। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा था कि ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, ये इस डिसीजन को गलत करार किया किया जाए और जो टैरिफ्स के जितने भी लगाए हैं उसकी वापसी की जाए, रिफंड किया जाए और जो टैरिफ्स पे रोक लगाई जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट में ये आदेश दिया है कि जो टैरिफ्स हैं वो कहीं न कहीं सही नहीं है, इल्लीगल तरीके से लगाए हैं, जायज़ नहीं है, एक्सेस पावर का यूज़ किया है। मानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो टैरिफ्स लगा सकता है, लेकिन वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में ही लग सकते थे, जो कि वॉर लाइक सिचुएशन है या किसी देश से आपको थ्रेट है, आपकी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है, तो उस देश पे आप टैरिफ्स लगा सकते हो, टैरिफ को एज़ अ वेपन यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। लेकिन इसको इस तरीके से करना कि आपने जिस देश से हमारी लड़ाई नहीं है, उस पे भी आपने टैरिफ लगा दिया, तो ये कहीं न कहीं आपने एक्सेस पावर का इस्तेमाल किया, तो इसलिए आप टैरिफ जो है वो उस डिसीज़न को गलत करार किया, ठीक है? ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो तिलमिला गया। डोनाल्ड ट्रम्प ने बोला कि 175 बिलियन यूएस डॉलर जो मैंने टैरिफ से कमाए हैं, अगर लोग ये सोच रहे हैं तो मैं वापस नहीं करने वाला हूँ। जिसको लेना है कोर्ट में कोर्ट के थ्रू ले ले, और कोर्ट 4-4 5-5 साल लगते हैं केस लड़ने में। तो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प का कोई मूड नहीं है। एक तरीके से क्लियरली उसने एक इंटेंट ज़ाहिर कर दी कि कोर्ट के अंदर केस होगा जी। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है वहाँ पे अमेरिका में कि ये वापस कैसे होगा? अच्छा, ये वापस करना किसको? ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। कई कई लोगों को लग रहा है कि चाइना को वापस करना है, जिन-जिन कंट्रीज़ से नहीं। सो बेसिकली अमेरिका की कंपनियों ने जब इम्पोर्ट किया, तो टैरिफ लगा। तो कुछ तो टैरिफ उन्होंने अपनी जेब से भरा, कुछ कंज़्यूमर को पास ऑन कर दिया। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिकन कंपनीज़ को ही टैरिफ वापस होना है, जो 175 बिलियन यूएस डॉलर है। एक तो ये हो गया। ऊपर से क्या है कि अब यू नो टैरिफ जब लगे थे, तो जो यूएस डॉलर है वो स्ट्रॉन्ग हो गया था, क्योंकि यूएस डॉलर जब स्ट्रॉन्ग हुआ तो इसका ऑब्वियसली मार्केट पे इम्पैक्ट देखने को मिला, ठीक है? अब जब अगर अभी जो क्रिप्टो पे इसका क्या असर होगा, वो उस बात को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब टैरिफ लगाए थे तो मार्केट्स क्रैश हुई थी, चाहे स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे क्रिप्टो मार्केट बड़ी बुरी तरीके से क्रैश हुई थी, याद है आपको? तो अब जब टैरिफ हटे तो मार्केट तो रिकवर होनी चाहिए थे, लेकिन मार्केट से रिकवरी नहीं हुई। रिकवरी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि जो इम्पैक्ट था वो नलिफाइड हो गया। डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टैरिफ पे रोक लगाई, तो डोनाल्ड ट्रम्प ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 10% टैरिफ फ्लैट सब पे लगा दिया। अब किसी पे सपोज़ अगर 18% था पहले, तो एक तो टैरिफ उसने अभी लगाया था, एक पहले भी उसने जब ट अभी जो उसने रिसेंटली टैरिफ्स लगाए थे, उससे पहले भी तो टैरिफ तो था ही ना कई देशों पे। तो उसने क्या करा कि जो टैरिफ था जिस देश पे, उस पे 10% और ऐड कर दिया, और जिस पे ज़्यादा था वो कम हो गया। तो सपोज़ करो इंडिया का केस लेते हैं। इंडिया पे अगर 18% था तो वो 10% हो गया। लेकिन अगर किसी पे ऑलरेडी 18 था तो वो 28 हो गया। इस तरीके से हुआ। तो ये बेसिकली क्या हुआ कि नलिफाई हो गया इसका इम्पैक्ट। अगर ऐसा होता कि डोनाल्ड ट्रम्प नया टैरिफ नहीं लगाता 10% का, और मार्केट में टैरिफ्स रुक जाते, तो बहुत बड़ी बुलिश न्यूज़ होती। क्योंकि इससे क्या होता है, डॉलर वीक होता है, और वीक डॉलर की वजह से जो मार्केट्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं, चाहे आपका क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो। इसीलिए मार्केट ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया इसी वजह से, क्योंकि जो इम्पैक्ट था वो नलिफाई हो गया। एक इधर से सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टैरिफ गलत है, इधर से उसने कोई दूसरा हथकंडा अपना लिया और वो वापस भी नहीं कर रहा है 175 बिलियन यूएस डॉलर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ्स लगा दिए जब एससी ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स को इलीगल करार कर दिया, ठीक है? दूसरी एक अच्छी खबर ये है, अगर आपको मैं एक ऐसी सिचुएशन समझाऊँ। इस टाइम क्या हो रहा है कि स्टेबल कॉइन्स जो है ना वो एक्सचेंजेस में एक्यूमुलेट हो रहे हैं दबा के। इसका क्लियर सिग्नल है कि इसका मतलब लोग जो हैं अपने पैसे को स्टेबल कॉइन्स में पार्क करके रखा हुआ है। अगर आप स्टेबल कॉइन्स की ग्रोथ देखो, यहाँ से देखो आप कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया स्टेबल कॉइन्स का, जो एक्सचेंजेस के ऊपर है, ठीक है? इसमें आप यूएसडीटी और यूएसडीसी जो है, ये सबसे ज़्यादा, अगर ग्रे वाला जो यूएसडीसी है और ये जो पर्पल वाला है ये यूएसडीटी है। तो ये इथेरियम और ट्रॉन दोनों मिला के, सब मिला के आप देखो एक्सचेंजेस पे बहुत बड़ा जमावड़ा इकट्ठा हो गया है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टेबल कॉइन्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है? और इसमें भी जो सबसे बड़ा शेयर है वो बाइनेंस का है। अगर आप देखो तो डिस्पाइट ऑल द फट जो पास्ट में रहे, अभी भी बाइनेंस के ऊपर सबसे बड़ा जो शेयर है वो स्टेबल कॉइन्स का बाइनेंस के ऊपर है। 48 बिलियन यूएस डॉलर बाइनेंस पे। अगर आप बाकियों पे देखो तो 12 बिलियन से नीचे है। तो सबसे बड़ा शेयर बाइनेंस पे है। उसके बाद अगर हम देखें
तो जो स्टेबल कॉइन्स के जो रिजर्व्स हैं 30 दिन के अंदर जो सबसे ज़्यादा एक्शन है वॉल्यूम के अंदर वो भी कहीं न कहीं बाइनेंस के ऊपर है और सबसे बड़ा जो स्टेबल कॉइन इस टाइम है वो यूएसडीटी है, जो इस टाइम और ये भी सबसे ज़्यादा बाइनेंस पे ही पड़ा है, ठीक है? तो इसका मैं मतलब आपको पूरा समझाऊँगा भी। अ, उससे पहले आप एक इस चीज़ को समझो कि बेसिकली इसका मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है? इसका मतलब सिंपल सा है कि बाइनेंस जो है ना वो सबसे बड़ा मार्केट प्लेयर है इस टाइम। 48 बिलियन यूएस डॉलर है उसके बाद यूएसडीटी और यूएसडीसी में, ठीक है? और ये टोटल जितना भी स्टेबल कॉइन है उसका 65% जो है वो बाइनेंस के पास है। अगर हम दूसरी एक्सचेंजेस पे देखें तो ओकेक्स के पास 9.5 बिलियन यूएस डॉलर है, कॉइनबेस पे 5.9 बिलियन, बाइबिट पे 4 बिलियन। तो आप देख सकते हो कि बाइनेंस लीप्स एंड बाउंड्स में बहुत बड़ा एक्सचेंज है इन टर्म्स ऑफ स्टेबल कॉइन्स की अगर हम बात करें। और अगर हम बात करें लिक्विडिटी पे तो मोस्ट ऑफ द स्टेबल कॉइन लिक्विडिटी ऑन एक्सचेंजेस कंटिन्यू टू बी ऑन बाइनेंस। तो सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी भी बाइनेंस पे है इस वक्त, ठीक है? और उसके बाद आपका नंबर आता है ओकेएक्स एंड ऑल बाकी एक्सचेंजेस का, ठीक है? तो बाइनेंस स्टिल होल्ड्स ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टोटल स्टेबल कॉइन्स ऑन सेंट्रल एक्सचेंजेस, ठीक है? और बाकियों पे अगर हम देखें तो ओकेएक्स का 13% है, कॉइनबेस का 8% है और ऑल, ठीक है? सो बेसिकली इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस क्या है? इस न्यूज़ की इंपॉर्टेंस को समझो। अगर स्टेबल कॉइन्स की ग्रोथ नहीं हो रही होती एक्सचेंजेस पे, इसका मतलब ये हो रहा होता है कि स्टेबल कॉइन्स को लोग फियाट में कन्वर्ट कर रहे हैं और अपना डॉलर में कन्वर्ट करके मार्केट से एग्जिट कर ले रहे हैं, उनको क्रिप्टो में नहीं रहना है। एक्सचेंजेस पे एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि वो एक्सचेंज पे जो ग्रोथ आप देख रहे हो, इसका मतलब ये है कि वो लोग सही मौके का इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने सिर्फ क्रिप्टो को स्टेबल कॉइन्स में कन्वर्ट करके रखा हुआ है। कैपिटल क्रिप्टो छोड़ के नहीं जा रही है, कैपिटल क्रिप्टो के अंदर ही है और मैंने आपको दिखाया कि सबसे ज्यादा उसमें बाइनेंस के ऊपर पड़ा है। तो राइट मूवमेंट का इंतजार है। दिस इज अ गुड साइन इन द सेंस दैट पीपल हैव यू कैन सी हाँ बेयर मार्केट है, मार्केट के टोकन सब गिरे हुए हैं, बट ऐसा नहीं कि मार्केट छोड़ के कैपिटल बाहर जा रही है। यहां तक समझ गए ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ लोग कहते हैं ना कि मार्केट खत्म हो गई यार, अब तो खत्म ही हो गया, सब बेकार की बातें हैं। अभी मार्केट के अंदर स्टेबल कॉइन्स के अंदर मैक्सिमम ग्रोथ हम देख रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सारी बेयर मार्केट्स कुछ इसी तरीके की दिखती हैं। सेम पैरामीटर्स होते हैं। पिछली भी बेयर मार्केट के अंदर अगर आप देखो आरएसआई, 3 बेयर मार्केट के अंदर आरएसआई 30 से नीचे था। ड्यूरेशन 12 महीने से ज़्यादा थी। रिकवरी में 24 महीने लगे थे 2015 वाली में, 2018 में 18 महीने लगे थे और 2022 में 18 महीने लगे थे। अब इसमें 2025 में भी कितना ही लगेगा। नेक्स्ट ऑल टाइम हाई 2015 में 12,000% बढ़ा था, उसके बाद 2018 में 1600%, 2022 में 716%। तो एवरी बेयर मार्केट लुक्स लाइक द सेम, ठीक है? तो अभी और अगर मैं आपको एक थोड़ी सी यहाँ पे यू शुड बी बुलिश अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि लास्ट टाइम ना जब 2018 में ऐसा मौका आया था जब 1 2 3 4 5 6 महीने तक बिटकॉइन ने नेगेटिव रिटर्न दिए थे। क्या इस बार भी ऐसा ही कुछ है? एब्सोल्युटली। अगर हम देखें तो 2025 में 5 महीने हो गए नेगेटिव रिटर्न देते हुए। अच्छा, जब पिछली बार ऐसा हुआ था ना, तो उसके बाद बिटकॉइन ने फरवरी को देखो 11%, मार्च में 7%, अप्रैल में 34%, मई में 52% और जून में 26%, मतलब मैसिव रिटर्न्स दिए थे लास्ट टाइम जब ऐसा कुछ हुआ था। तो क्या इस बार भी मार्च में हमें रिटर्न्स देखने को मिलेंगे? ओनली टाइम विल टेल। पास्ट की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन पास्ट काफ़ी कुछ एक सिग्नल दे देता है, ठीक है? और जब बिटकॉइन बढ़ता है ना, तो बहुत ही अच्छा यार ये चार्ट है। इस बिटकॉइन जब बढ़ता है ना, तो वो कोई 9 दिन, 10 दिन के अंदर ही सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। जैसे कि मैं 2021 में देखो, 23 दिन के अंदर $20,000 से $42,000 चला गया, 23 दिन के अंदर। जनवरी 2021 में 10 दिन के अंदर 33,000 से 46,000 चला गया था, 40% की ग्रोथ। अभी हम रिसेंटली देखते हैं जनवरी के अंदर 7 दिन के अंदर 42 से 49,000, 17% का रिटर्न था। और अभी फरवरी मार्च के अंदर 9 दिन के अंदर 51,000 से $69,000 चला गया था, 35% का रिटर्न था। सो बिटकॉइन को कोई बहुत साल नहीं लगते हैं रिकवरी में, बिटकॉइन कुछ दिन के अंदर ही रिकवर कर लेता है, ठीक है? उसके बाद सबसे बड़ा थ्रेट तो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना इस बार। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में इलॉन मस्क ने ग्रॉक से पूछा, ग्रॉक एस्टिमेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग क्रैकिंग SHA-256। तो इसने भी बताया कि अभी 5 साल तो मिनिमम है, मिनिमम।
और 10% से ज़्यादा चांस हो जाएंगे बाय 2035। तो ग्रॉक का भी मानना है कि अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का जो थ्रेट है कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है बिटकॉइन के ऊपर। और 3000 से ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो इस टाइम बिटकॉइन को ओन करते हैं। आपकी घबराहट जायज़ है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल नहीं घबरा रहे। ये सारे इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट है। 3000 ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ हेज फंड्स के पास 19.98 बिलियन यूएस डॉलर, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या बड़ी-बड़ी इंश्योरेंस कंपनी, सबके पास बिटकॉइन है। और 3000 से ऊपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। आपने अगर ये मेरा सागर सिन्हा के साथ ये पॉडकास्ट नहीं देखा, सागर सिन्हा बहुत ही फेमस पॉडकास्टर हैं। साढ़े 7,47,000 सब्सक्राइबर हैं इनके। यहाँ पे मैंने 3 घंटे का एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया है, गाइस ज़रूर देखिएगा। सागर सिन्हा का ये पॉडकास्ट, ऑलरेडी इस पॉडकास्ट को 30,000 से ऊपर लोग देख चुके हैं। 34,000 व्यूज़ हो चुके हैं इनफैक्ट। तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिएगा, बहुत अमेजिंग पॉडकास्ट है। इसमें पूरे ग्लोबल सिनेरियो की बात की। बिटकॉइन इस टाइम अगर आप देखें तो बिटकॉइन इज़ डेड और बिटकॉइन इज़ गोइंग टू ज़ीरो। इसके आप ऑल टाइम आप ये देखो कि अपनी जो ये लोग इस टाइम सर्च कर रहे हैं अपने ऑल टाइम हाई पे, लास्ट टाइम एफटीएक्स के टाइम पे ये देखा गया था। तो मतलब लोग सर्च कर रहे हैं कि बिटकॉइन इज़ गोइंग टू ज़ीरो और बिटकॉइन इज़ गोइंग टू डेड। दे बिलीव इट। तभी तो आप बेयरिश सेंटिमेंट देख रहे हो, और ये एफटीएक्स के टाइम में भी सेम इसी तरीके से हुआ था। इनका ये कहना है टेड का कि भाई जो 2014 में बीटीसी गोल्ड जब बॉटम हुआ था 14 महीने बाद, 2018 में बीटीसी गोल्ड बॉटम हुआ था 14 महीने बाद, और ये भी 14 महीने बाद 2022 में, और इस वक्त भी ऑलमोस्ट 14 महीने हो गए हैं। तो हर 14 महीने के बाद फिर रिकवरी देखी गई बीटीसी गोल्ड में का जो पेयर है। तो अगर आप देखो तो इसका मतलब क्या है कि इनके हिसाब से द टाइम इज ऑलरेडी रीच्ड। पास्ट के इस पैटर्न के हिसाब से हम बीटीसी गोल्ड का जो ये बॉटम हो चुका है पेयर, अब बीटीसी शुड रिकवर फ्रॉम फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है। अगर हम इधर भी देखें तो लाइटनिंग नेटवर्क में मैसिव इंक्रीज है। अगर हम देखें एस्टिमेटेड मंथली लाइटनिंग वॉल्यूम, तो नवंबर 2024 में अगर 286 मिलियन था, तो इस टाइम 1.17 बिलियन यूएस डॉलर पे पहुंच गए। लाइटनिंग नेटवर्क की वॉल्यूम में ग्रोथ है 400% का। तो बिटकॉइन नेटवर्क प्रोसेसेस 1.17 बिलियन यूएस डॉलर इन वॉल्यूम इन नवंबर 2025। तो लाइटनिंग नेटवर्क में एक साल के अंदर काफ़ी मैसिव ग्रोथ हुई है। ठीक है। सो लाइटनिंग नेटवर्क में अगर आप देखो इतनी सारी कंपनीज हैं जो लाइटनिंग नेटवर्क को यूज़ कर रही हैं। सो एवरी डे बिटकॉइन इज स्टार्टिंग टू गेट यूज, बिल्कुल गैसलेस तरीके से बिटकॉइन जो है लोग भेज रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। बेसिकली लाइटनिंग बिटकॉइन का एक स्केलिंग सोल्यूशन है। माइनिंग की डिफिकल्टी, जो लोग कहते हैं कि माइनर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, माइनिंग की डिफिकल्टी फिर अपने कम बैक किया है। 14% का इंक्रीज हुआ है, माइनिंग और डिफिकल्ट हो गई। इसका मतलब माइनर छोड़ के नहीं जा रहे हैं बिटकॉइन को। जो लोग ये भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं ना, माइनर जा रहे हैं, माइनर जा रहे हैं, हाँ हैश रेट में कमी जरूर आई है, बट ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा और माइनर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। विटालिक ने यहाँ पे बोला है कि इस पोस्ट के अंदर कि विटालिक ने वार्न किया कि जो एआई बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और इसके काफ़ी डेंजरस आउटकम्स होंगे, ये सेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहा है। एंड ही इज़ वेरी बुलिश अबाउट इथेरियम के कल को इथेरियम इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन बनेगा। अभी कैसे बनेगा ये तो नहीं पता, बट ही हैज़ मोर बिलीफ नाउ कि एआई जिस तरीके से चीज़ों को सेंट्रलाइज करेगा, तो इथेरियम इज गोइंग टू बी अ सोल्यूशन फॉर दैट। बीटीसी हेल्ड बाय वेल्स, तो बीटीसी को जो वेल्स जो है वो अक्यूमुलेट कर रहे हैं, आप लोग बेच रहे हो। मैंने पहले भी बताया था कि इंस्टीट्यूशंस जो है वो बाय कर रहे हैं और इंडिविजुअल सेल कर रहे हैं। यूएई ने 453 मिलियन यूएस डॉलर जो बिटकॉइन में माइन किए हैं। इस टाइम 344 मिलियन अनरियलाइज प्रॉफिट पे बैठा है यूएई। ठीक है। उसके अलावा हम बात करते हैं जो बिटकॉइन के स्मॉल वॉलेट्स हैं 0.1 टू 1 बीटीसी, ये बहुत तेजी से एक्यूमुलेट कर रहे हैं। और जो 1 टू 1 10 बीटीसी वाले जो वॉलेट्स हैं वो सेल कर रहे हैं। तो छोटे छोटे जो वॉलेट्स हैं वो तेजी से बाय कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि अभी भी अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया में काफ़ी सारे बैंक्स हैं, वो अभी भी ना क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेके कंफर्टेबल नहीं है, और रिस्ट्रिक्शंस हैं उनकी अभी भी। तो अभी भी पूरी दुनिया में ऐसा लगता है, बट बैंक्स आर स्टिल वेरी हॉस्टाइल अबाउट द ओवरऑल सिनेरियो। और इसी को ठीक करने के लिए अगर क्रिप्टो का जो स्ट्रक्चर बिल है अगर वो पास हो गया, अगर वो जब तक, इनका ही कहना है क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल अगर पास हो गया, जो कि तो उससे क्या होगा कि कांग्रेस ने अगर पास कर दिया तो बिलियंस में ट्रिलियंस में पैसा इस पे एंटर करेगा। बैंक्स फिर उनके पास कोई भी बहाना नहीं बनेगा। ठीक है।
तो इसलिए ये एक बिल है, क्रिप्टो मार्केट स्ट्रक्चर बिल, जो कि बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देने वाला है क्रिप्टो इंडस्ट्री को। तो उसका इंतज़ार है, अगर वो बिल पास हो जाता है इनके हिसाब से, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है ना गाइज़, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। 2,96,000 फॉलोवर हो गए हैं। इंस्टाग्राम पे बड़े क्विक अपडेट्स आते हैं। यूट्यूब पे थोड़ा-सा टाइम लगता है क्योंकि लंबा फॉर्मेट है। आप यहाँ देख सकते हो कि द प्लेटफ़ॉर्म इज़ डूइंग प्रीटी नाइस आप लोगों की सपोर्ट की वजह से। तो आपने अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे एक बार फॉलो कर लीजिए, ठीक है? चलिए, तो ओवरऑल सिनेरियो ये है, जो नटशेल में, कि बेयर मार्केट है, नो डाउट अबाउट इट। लोग छोड़ के नहीं जा रहे हैं। लोग स्टेबल कॉइन्स में एक्यूमुलेट करके बैठे हैं। आपके सामने मैंने दिखाया कि बाइनेंस सबसे बड़ा प्लेयर है इसमें। वहाँ पे बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन हो रहा है, स्टेबल कॉइन्स के अंदर लोग बैठे हैं। अगर लोग इंडस्ट्री छोड़ के जा रहे होते तो स्टेबल कॉइन का इतना बड़ा एक्यूमुलेशन नहीं होता। स्टेबल कॉइन्स को लोग फियाट में कन्वर्ट करके अपने घर को चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन, ठीक है? तो इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लेना क्विक अपडेट्स के लिए, ठीक है? चलिए, मिलते हैं तब तक। थैंक यू वेरी मच।